हेलो एवरीवन। आइए आज मैं फिर आपको क्लास 10th के कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बताती हूँ अपने इस बायोलॉजी के पेपर सीरीज में। और एक छोटे से रिक्वेस्ट, वीडियो देखते समय प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और लाइक करने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए, एक क्वेश्चन बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो ट्रांसपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको मैं आपके बोर्ड पे सॉल्व करने जा रही हूँ। आइए करते हैं। कैन वी स्टडी द डायग्राम एंड आंसर। एक सेंटेंस आगे रहा होगा कि आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कैन आई नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड इन दिस डायग्राम। डायग्राम को ध्यान से देखते, पहला फंडा है ये। कोई भी प्रैक्टिकल बेस्ड, कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, सबसे पहले इनसे जिनसे आपको निगाहें चार करनी है वो है आपका डायग्राम। यहां देखना है आपको। एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी दिख रहा है, पानी के टॉप वाले लेयर पर देखिए ऑयल दिख रहा है और एक ट्विग लगी हुई है। ट्विग का मतलब होता है, ट्विग की लेबलिंग आपके डायग्राम में नहीं होगी। ट्विग का मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी ब्रांच जिसमें 2-3 पत्ते लगे हों और रूट ना लगी हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्विग, TWIG। ठीक है, सेटअप रेडी है जी। अब सेटअप रेडी है जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में किस प्रोसेस का अध्ययन किया जा रहा है। आपका आंसर है, एक्चुअली होना क्या है कि इसमें ये वाटर यहां से एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो हो ही रहा है, और यहां से ट्रांसपायर होगा, माने उड़ जाना है इसको। ये जो वाटर है ये यहां से किस फॉर्म में उड़ेगा, वेपर के फॉर्म में। ये इस फॉर्म में उड़ेगा। पानी अपने आप टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से, ये लिख लेते हैं सनलाइट की वजह से, दिन के टाइम में ये वेपर के फॉर्म में, वाष्प के रूप में उड़ेगा। ये है प्रोसेस आपका। तो आंसर क्या लिखना है हमको, प्रोसेस का आंसर लिखना है। तो हमें लिखना है कि ट्रांसपायरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। जो पानी उड़ गया, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ वो पानी उड़ गया, तो प्रोसेस का नाम हमारा हो गया ट्रांसपायरेशन। सिर्फ ट्रांसपायरेशन भी लिखेंगे आप तब भी पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगला ये क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस मेंशन इन 1। यानी इस वाले क्वेश्चन में आपने जिस प्रोसेस का नाम लिखा है उस प्रोसेस को डिफाइन करिए। अब आप इसमें कुछ, जब भी डेफिनेशन आती है नंबर आपको कुछ कीवर्ड्स पे मिलते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड्स आपकी डेफिनेशन के बीच में खोजे जा रहे हैं। ऐसे सिर्फ खोजेंगे तो आपको लिखना क्या है कि इवेपोरेटिव लॉस। इवेपोरेटिव ये वर्ड चाहिए, इवेपोरेटिव ये कीवर्ड है। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, राइट, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये आंसर है। अब इसमें दो कीवर्ड क्या है, पहला है इवेपोरेटिव यानी वाष्प के रूप में, और दूसरा क्या है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस एरियल पार्ट्स में क्या आएंगे, लीव्स आएंगे और स्टेम्स आएंगे। आपको बस ये दोनों वर्ड नहीं लिखने, लेकिन डेफिनेशन में आपको लिखना है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब अगर एरियल पार्ट्स नहीं याद आ रहा, लग रहा है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो टफ है, तो आप उस जगह पर लीव्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई हेल्प या स्टेपनी नहीं है। यानी डेफिनेशन को आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा जैसा लिखा जा रहा है। कह रहे व्हाई इज ऑयल पुट ऑन द वाटर। इस सेटअप में यहाँ पर ऑयल क्यों लगाया गया है। रीजन ये है कि ये प्रूव करना चाह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि ये जो पानी इसके अंदर है, जब वो इवेपोरेशन या वेपर बनके पत्तियों से ऐसे उड़ गया, बाहर चला गया, तो ये पानी का लेवल नीचे आएगा। कुछ समय बाद पानी नीचे चला जाएगा क्योंकि पानी तो उड़ गया।
तो वो ये बताना चाहते हैं कि पानी यहां से ना उड़े, सरफेस से पानी का उड़ना अलाउड नहीं है, इसलिए ऑयल लगाया है, राइट। सो व्हाई इज ऑयल पुट ऑन द वाटर? टू अवॉइड evaporation, to avoid evaporation of water, to avoid evaporation of water from water surface. अब अगर आप अधूरा आंसर छोड़ देते हैं टू अवॉइड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो ये नहीं क्लियर होता कि आप किसे अवॉइड करने को कह रहे हैं। मतलब आप इस वाटर को अवॉइड कर रहे हो या यहाँ अवॉइड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमें यहाँ लिखना पड़ेगा टू अवॉइड इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरफेस, और ये है वाटर की सरफेस। अच्छा, अब हम आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं? मेंशन एनी 3 adaptation, adaptation found in plants to overcome the process mentioned in second. हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। कहने का मीनिंग क्या है? वो कह रहे हैं कि ये सेकंड में जो प्रोसेस मेंशन है, तो सेकंड में प्रोसेस कौन सा आपने मेंशन किया? वो हो गया ट्रांसपिरेशन। आपने ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन दी। वो कह रहे हैं कि एक 3 ऐसे एडेप्टेशन, अनुकूलता बताइए। अनुकूलता का मतलब होता है कि प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया हुआ है ताकि वो इस प्रोसेस से बच सके। कह रहे मेंशन एनी 3 चाहिए इन्हें, एडेप्टेशंस फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स की एडेप्टेशन पूछ रहा है, वरना यहाँ पे आप ये एटमॉस्फेयर का नहीं लिख सकते। जैसे ट्रांसपिरेशन कब कम होगा? जब बाहर का टेम्परेचर कम हो, क्योंकि पानी को हम वाष्प बना के उड़ा रहे हैं ना, प्लांट से ही सही, लेकिन पानी को उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो जब सनशाइन ज़्यादा होगा तब वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर सनशाइन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। बट क्वेश्चन नेचर से नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है कि सनशाइन ज़्यादा है कि नहीं, विंड वेलोसिटी ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है, लिमिट लगा दी है। एक लिमिट का मतलब आपको आंसर सिर्फ प्लांट्स में लिखने हैं। और टू ओवरकम कह रहे हैं ना, टू ओवरकम यानी इनसे बचने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए प्लांट्स में किस तरीके के एडेप्टेशन हो सकते हैं, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है। ठीक, आइए आंसर लिखते हैं। आप इसमें से पहले लिखेंगे द फॉलोइंग आर द 3 एडेप्टेशंस टू ओवरकम द प्रोसेस मेंशन्ड अबव या ट्रांसपिरेशन। तो पहला जो है नंबर 1, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल। अगर किसी पत्ती की क्यूटिकल थिक हो, इस पत्ती को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी पत्ती की क्यूटिकल थिक हो तो उसमें इवेपोरेटिव लॉस कम होगा। थिक क्यूटिकल का मतलब ये लेयर थिक। आइए इसका सेक्शन काटते हैं ऐसे। ये जब किसी पत्ती का सेक्शन काटेंगे, इसका सेक्शन काटेंगे तो लीफ ऐसे मिलती है। बुक में इंटरनल डायग्राम बना होता है, ये एपिडर्मिस है। आपको नहीं बनाना, बताने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। ये है क्यूटिकल, दिस इज द क्यूटिकल, एक्स्ट्रा वैक्स लेयर। ये अगर थिक कर दी जाए तो पानी का यहां से उड़ना थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये हो गया थिक क्यूटिकल। ठीक, दूसरा बी क्या लिख सकते हैं? नैरो लीफ, NARROW, नैरो लीफ लैमिना, है ना। यानी अगर किसी लीफ को, जैसे ये लीफ है, अगर इस लीफ को, ट्विग हटा के बताते हैं आपको, ये अगर ये पण ऐसे हो, इतना वाइड हो, तो सरफेस एरिया ज्यादा मिला और सनलाइट ज्यादा पड़ेगी। सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो पानी ज्यादा उड़ेगा। और अगर यही लैमिना ऐसे हो, यूं हो, तो अब सरफेस कम हो गया ना, तो सनलाइट कम पड़ेगी। सनलाइट कम पड़ेगी तो पानी कम उड़ेगा, पानी कम उड़ेगा माने ट्रांसपिरेशन कम है। तो आपने लिखा नैरो लीफ लैमिना। और उसी तरीके से इसका जो सी पार्ट होगा उसमें लिखेंगे लीव्स आर modified in spines। ये लिख सकते हैं कि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई। एक और भी लिख सकते हैं सनकिन स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए हैं, एपिडर्मिस में हैं, यहाँ हैं, और सीधे यहाँ स्टोमेटा होने के बजाय ये एपिडर्मिस पूरा ऐसे चक्कर काट रही है यूं, और स्टोमेटा यहाँ आ गए। ये ऐसे होगा तो बोलेंगे सनकिन स्टोमेटा,
अब ये सी जो लिखा है उसका क्या मतलब है, उसका लॉजिक ये है, आइए इसको थोड़ा ये हटाते हैं। देखिए क्या कैक्टस देखा होगा आपने, है ना, कैक्टस, कैक्टस कैक्टस में ये स्टेम ऐसे दिखाई देता है, यूं दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है यूं, और इसके बाद इसके ऊपर स्पाइन्स दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो लीव्स है ना वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई। ये लीव्स है, ये मॉडिफाइड लीव्स है। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ये ऐसी जगह पाया जाता है जहां पानी कम है। जब पानी कम है तो उन्होंने कहा पत्ती हटा दो, पत्ती हटा देंगे तो स्टोमेटा हट जाएगा, स्टोमेटा हट जाएगा तो ट्रांसपिरेशन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन 3 तरीके के होता है। तो पॉइंट पे कहाँ फोकस करना है, प्लांट्स पे फोकस करना, वो प्लांट्स की एडेप्टेशन पूछ रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आइए। अच्छा, अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना इसी डायग्राम का, उन्होंने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं कि what do we observe with regard to the level of water when this setup is placed in। कह रहे हैं कि अगर इस एपरेटस को, पूरे एपरेटस को इन 3 अलग अलग कंडीशन में रख दिया जाए, ठीक है, तो इसके लेवल ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वाटर का लेवल में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। अभी जब प्लांट बता रहे थे तो मैंने बताया था, अब ये एनवायरमेंटल कंडीशन को पूछ रहे हैं। देखिए एनवायरमेंटल कंडीशन में आ जाएगी सनलाइट, फिर ह्यूमिड एयर, फिर विंडी डे, मतलब हवा ज्यादा तेजी से चल रही है, तो पानी के लेवल की कंडीशन को पूछा है ना इन्होंने। तो अगर ब्राइट सनलाइट पे रखेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ठीक। तो लिखते कैसे लिखेंगे कि लेवल ऑफ वाटर विल मूव, लेवल ऑफ वाटर विल move down in, yeah, with fast, yeah, in fast way as rate of transpiration will be increased, पहले वाले का आंसर है, एक लिख के दिखा दिया। यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। अगला क्या कह रहे हैं, ह्यूमिड कंडीशन। ह्यूमिड का मतलब होता है कि अगर ये प्लांट ऐसे लगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब भी लगा लेते हैं, ट्विग को अंदर कर देते हैं, ऐसे करके यहाँ वाटर लेवल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ की एयर की बात हो रही है, बाहर जो एयर है वो ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब कि इस एयर में पानी के जो पार्टिकल्स है ना, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सस्पेंडेड कंडीशन में ऑलरेडी मॉइस्चर के फॉर्म में एयर में है। ह्यूमिड एयर बारिश के समय में होती है, जब बाहर की एयर में पानी खूब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर की एयर है वो कंडेंस है। ऐसी एयर में ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स ह्यूमिडिटी के फॉर्म में हैं, तो इस कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में, हम सेकेंड के आंसर पे हैं, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी स्लो, ठीक। एक बार आपने ये लिख दिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपको पता है कि आप लेवल ऑफ वाटर की बात करें। अब विंडी डे, विंडी डे का मतलब इसके चारों तरफ की जो हवा है उसको उड़ा दिया जाए, चला जाए। अगर चारों तरफ की हवा उड़ती रही, ऐसे हवा चलती रही हो, तो पेड़ के पास जो हवा है वो जा रही है, उड़ के कहीं और जा रही है, फिर अगली आ रही है, ऐसे आ रही। तो विंडी डे का मतलब हुआ कि जो भी यहाँ देखते हैं ना, यहाँ से वेपर बनी, वेपर बनने के बाद वो वाष्प जो है इसके चारों तरफ की सराउंडिंग में सस्पेंडेड पार्टिकल यानी ह्यूमिडिटी के फॉर्म में इकट्ठा है। तभी तो पेड़ों के नीचे खड़े होते तो ठंडा लगता है ना। शेड तो पड़ती है, ऐसे समझे आप, जैसे कि एक पेड़ है और एक घर है और धूप लग रही है हमें, तो जब अगर हम घर के छज्जे के नीचे, एक छज्जा बना, एक शेड बना हुआ है, उसके नीचे खड़े हो तो भी हमें शेड मिल रही है, पेड़ के नीचे खड़े हो तो भी हमें शेड मिल रही है, लेकिन प्लीजेंट कहाँ लगेगा, अच्छा कहाँ लगेगा, पेड़ के नीचे खड़े होने में। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर है ना, इससे उसके आसपास का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है। अब अगर विंडी डे है तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है, वो उसको उड़ाती हुई जाएगी। जितना पानी उसके आसपास से कम होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। तो हम थर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन
will be increased, will be increased। ये हुआ हमारे इस पार्ट का आंसर। और अब चलते हैं हम एक अगले नेक्स्ट नए क्वेश्चन की तरफ। Go. अब ना आपका जो अगला क्वेश्चन है वो भी डायग्राम बेस्ड है और वो डीएनए वाले चैप्टर से आया है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए से। सामने डायग्राम ये बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होके आता है। क्या कह रहे हैं? स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को ध्यान से देखें एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक, अब यहाँ एक भी लेबलिंग नहीं है। अब इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आप ही का कमाल है। वैसे बहुत सिंपल सा है कि ये डीएनए दिख रहा है और डीएनए लिख लेते हैं यहाँ पे ना, डीएनए। ये हो गया हमारा डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी है, डी। ये भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। डी ऑक्सी, ये वर्ड है हमारा, डी, डी ऑक्सी राइबो, राइबो न्यूक्लिक CLEIC एसिड, ये है पूरा नाम। फिर से रिपीट कर देती हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। देख लिया हमने, कह रहे मेंशन टू कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये स्ट्रक्चर का जो सबसे छोटा यूनिट है, आखिर किसी चीज से तो मिलकर बना है, जो सबसे छोटा यूनिट है जिससे ये मिलकर बना उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट पूछा ना, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन ये भी है। तो उसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। अब ये कह रहे हैं मेंशन टू कंपोनेंट्स ऑफ, टू कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बट आप जाने कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। मैं तीनों का नाम लिख रही हूँ, मार्किंग स्कीम सही रहे इसके लिए इन्होंने 2 पूछा, हाफ ऑफ देंगे और 1 नंबर पूरी कर लेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट ऑल 3, आप उनमें से कोई 2 यहाँ लिख दें। तो वो जो 3 कंपोनेंट हैं जो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, वो ए हो गया आपका सबसे पहले पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। अब फिर से आप ध्यान दें, अगर आपने पेंटोज वर्ड नहीं लिखा है, ये वर्ड नहीं लिखा है, केवल शुगर लिखा है, फिर नंबर चले जाएंगे और जो मार्क्स देने का प्रोसेस है वो हाफ मार्क्स दे ही नहीं रहे, पूरा आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर जरा सी गलती हो रही है तो कह रहे हटाइए, सब इनकरेक्ट है। यानी यहाँ हमें पेंटोज वर्ड मैंडेटरी है लिखना। तो पहला कंपोनेंट किसका? न्यूक्लियोटाइड का, क्या? पेंटोज शुगर। चलिए दूसरा कंपोनेंट लिख लेते हैं, सेकेंड वन, ठीक है, वो हो जाएगा फॉस्फेट, PHOSPHATE, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड से आता है। फिलहाल क्वेश्चन पे रहते हैं, तो ये हम पहुंच गए फॉस्फेट। तीसरा कंपोनेंट सी, वो हो जाएगा नाइट्रोजनस, GENOUS, नाइट्रोजनस बेसिस। अब आप इनमें से कोई भी 2 जो आपको लगता है लिखना आसान है लिख दें। ये नाइट्रोजनस बेसिस भी 4 तरीके के हैं, 2 सब डिवीजन में डिवाइड होने के बाद ये आपका हो गया आंसर इस पार्ट का, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट लिखे हैं। एग्जाम में वो 2 ही पूछ रहे हैं, तो कोई 2, ये या ये और ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट कह रहे नेम एनी 2 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए में पाए जाने वाले किसी 2 नाइट्रोजनस बेस का नाम बताइए। 4 होते हैं टोटल, मैं चारों लिख देती हूँ और आपको कोई 2 लिखना है। चलिए 2 ही लिख के यहाँ काम चलाते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस है, तो यहाँ पे हमने डाला ए और हमने लिख लिया ए से ADENINE, एडेनाइन, और बी हमने लिख लिया साइटोसिन। मैं ये प्रेफर करती हूँ, इन 2 को लिखने से एरर होने के चांसेस नहीं है। चारों लिखने हो तो आप चारों का नाम लिखिए, लेकिन जो थाइमिन है ना, उस थाइमिन के स्पेलिंग में THY नहीं आएगी, THY आएगा, IA नहीं आएगा। स्पेलिंग एरर हुई तो यहाँ पे आपके मार्क्स चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, मेंशन द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट पूछ रहे हैं, इकाई पूछ रहे हैं। विच आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है, जो पेपर बनाया है, वो एक सज्जन व्यक्ति थे या सज्जन महिला थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दे दिया कि क्रोमोसोम है,
वो कह रहे मेंशन द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम। अब इतना तो समझ में आ गया कि बच्चा जो है, जो एग्जामिनी है, जो पेपर दे रहा है, वो यहाँ पे आंसर क्रोमोसोम नहीं लिखेगा। तो ये सेंटेंस तो पढ़ के हमें क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम के अंदर जो यूनिट है वो हमें बतानी। पर कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, क्या, मेंशन द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बस आगे का सेंटेंस होता ही नहीं, है ही नहीं। अब यहाँ आप करते हैं गलती और आप लिख देते हैं क्रोमोसोम। नहीं, जेनेटिक्स में हेरिडिटी की जो यूनिट है उसका केवल एक ही आंसर है और वो है जीन। जीन डीएनए का बना होता है और डीएनए ही क्रोमोसोम बना रहा है, इसलिए क्रोमोसोम के अंदर जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है उसका आंसर है जीन। और अगर केवल इतना है मेंशन द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तब भी आप लिखेंगे जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड पूछा है, what is the type of bond between the complementary nitrogenous bases। अब इसको हम लोग देख लें, एक चेन ये है और दूसरी चेन ये, ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे है ना, एक ऊपर की तरफ जाती है, एक नीचे की तरफ ये जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों में यानी नाइट्रोजनस बेस बीच में लगे होते हैं। ये इस डायग्राम में नाइट्रोजनस बेस ये बनाने की कोशिश की गई है। चार तरीके के हैं, लेकिन एक एक डीएनए में देखेंगे तो पता चला लाखों नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। तो बीच में जो ये लगे हैं ना, इसको नाइट्रोजनस बेस दिखा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इस वाले चेन का ये नाइट्रोजनस बेस, ये और इस वाले चेन का ये नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है। यानी क्वेश्चन ये है जो रेड डॉट से बना, पूछे कौन सा बॉन्ड है, आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, HYDROGEN BOND, ये हो गया आपका आंसर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर कह रहे हैं व्हेन डज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन सेल साइकिल। ये सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आ गए। वो कह रहे हैं कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, एक क्विक रिकॉलिंग करा देते हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा इक्वल्स टू कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा इक्वल्स टू साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद चलता है इंटरफेज जिसमें G1 SG2। तो डीएनए की जो कॉपी बनती है, क्योंकि डीएनए पहले ही आधा हो चुका होता है, उस डीएनए को कॉपी बनाने का जो काम होता है वो तभी होगा जब हम नया प्रोडक्ट लाएंगे, डीएनए बनाएं। बिना डीएनए बनाए हम उसकी कॉपी बना के प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये काम सेल साइकिल के एस फेज में होता है, PHASE। एक आंसर तरीका लिखने का ये हो गया एस फेज, एस अलग फेज अलग, और एस फेज को हम लोग सिंथेसिस SYNTHESIS सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। जैसे आपको करेक्ट लगे, उचित लगे, अच्छा लगे, आप वैसे लिखें, लेकिन आंसर पूरा लिखें और नंबर पूरे लाएं। थैंक यू, बाय बाय।